बाकी लोग भी बने रहिए, निकले कोई मत जाइए, देखिए कैसे पढ़ाई नहीं, होती है। आप डेमो लेकर जाइए, बिल्कुल डेमो लेकर जाइए कि क्लासेस कैसे होती है। स्टूडेंट से पूछिए क्या उनको स्कीमेटिक समझ में आया, तभी क्लास से जाइए। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। देखिए, ये तो बैच हमारी जहां से चल रही थी वहां से ये चलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग से जो कह रहे हैं, किसी ने पूछा है मोहम्मद हबीबुल्ला जी कि स्टार्टिंग से कब होगा, तो स्टार्टिंग से भी जो ये 999 की जो सेकंड बैच स्टार्ट हुई है बेसिक से, उसका भी ये सारे टॉपिक जो है स्टार्टिंग से होगा। तो अभी जो मिडिल से हमारी जो क्लास चल रही है इसमें आप लोग रह के देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से रीड करते हैं, क्या प्रोसेस होता है स्कीमेटिक को रीड करने का। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स के रीड करने की प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से रीड करते हैं। बट स्कीमेटिक्स के बाद जो है हमारी जो ये जो बॉर्नियो है इसमें और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर, काफी चीज की इसमें सॉल्यूशन डली हुई है। ठीक है, तो हम लोग मोबाइल से हैं तो मोबाइल की यहाँ पे से जुड़ी जो भी स्कीमेटिक्स में हमें जानकारी मिलता है उस चीज को कवर करते हैं। तो स्कीमेटिक्स हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था, आज हम लोग कवर करेंगे न्यू बैच का क्लास कब से चालू होगा। तो न्यू बैच की क्लास आज से मॉर्निंग से चालू है, जिसमें कि बेसिक चल चुका है और ये अभी कंटिन्यू है। तो आप लोगों की ग्रुप में जो है लिंक जाएंगे, जिनको न्यू में जाना है वो न्यू में जा सकते हैं, जिनको ओल्ड में जाना है वो ओल्ड में जा सकते हैं। दोनों लिंक आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जो क्लास आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में। चलिए संतोष सर, कमेंट के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वरना क्लासेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने पॉइंट को कवर कीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो देखिए एक्चुअली बात ये है कि स्कीमेटिक्स में कि हम लोग अगर स्कीमेटिक्स को अगर हम लोग शुरू में ना देखें, अगर बाद में देखें, पहले हम लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख लें, तो स्कीमेटिक्स में जो है काफी लोगों का मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्डवेयर सॉल्यूशन के अनुपात में वो थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए हम लोग पहले स्कीमेटिक्स को डिफाइन करते हैं, स्कीमेटिक्स को समझते हैं। ठीक है, स्कीमेटिक्स के बाद हमारा होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम आके देखते हैं कि जो मॉडल्स की आपने स्कीमेटिक्स पढ़ा था, क्या वो स्कीमेटिक्स में आपने जो लाइंस कवर किए थे, जो कि हमारे लाइंस जितने भी लाइंस होते हैं, क्या वो लाइन हमारा एक्चुअल उसी एरिया से है या फिर वो लाइन हमारे यहाँ कोई और जगह से वो दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस लाइंस को यहाँ से देखेंगे। तो जिसमें कि आपने देखा था कि चार्जिंग डेटा का हम यहाँ देखते हैं कि जिनको ऑडियो नहीं आ रहा है वो लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल को चार्ज होने के लिए कितनी चीजों का हमारे हैंडसेट में कनेक्टिविटी बनना जरूरी है, तभी हमारे हैंडसेट चार्ज होते हैं। तो इस चीज को मैंने स्कीमेटिक्स में देखा था कि चार्ज होने के लिए आपकी जो वीबस की लाइन है उसमें कितने वोल्ट बनते हैं, 5.0 या 5.5। वो वीबस की वोल्टेज जो है ओबीपी आईसी के द्वारा इनपुट और आउटपुट होकर के आपके बीक्यू आईसी में एंट्री करता है, जो कि डीसी टू डीसी आईसी होते हैं। तो यहाँ क्या है कि आपको ये डायरेक्टली एक जंपर वे दिखा देगा, एक डायरेक्ट आपको जंपर वे दिखाएगा, जो कि पहले जो है काफी सारे मॉडल्स की हम लोग जब स्कीमेटिक्स को नहीं पढ़ते थे तो हम लोग गूगल पे सर्च करते थे माइक वे, बैटरी कनेक्टर वे, सीसी वे, रिंगर वे की रास्ता कि हमें मिले, और आपको मिलते थे तो आप जंपर करते थे, नहीं तो हैंडसेट को रिटर्न करते थे। या दूसरा ट्रिक एक और होता था कि सेम बोर्ड अगर आ गया तो सेम बोर्ड से हम उस बोर्ड को ट्रेस करते थे कि कहाँ कहाँ मल्टीमीटर से बीप दे रहा है, और अगर सेम बोर्ड में भी अगर वो उसकी ट्रैक डैमेज हो तो आपको प्रॉब्लम का पता नहीं चलता था। तो वही चीज है कि यहाँ पे हर एक चीज का आपको लाइन दिया गया है, एक डायरेक्टली यहाँ लाइन है, उस लाइन को देख करके आप इसको देख सकते हैं कि आपकी चार्जिंग की वे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग की इस जैक पे आते हैं, जहां की नीचे की सब बोर्ड से लाइन आपका आप चार्जर नीचे डालते हैं,
तो यहाँ से वोल्टेज जो है हमारी 29 और 30 नंबर पिन पे एंट्री होता है, जो कि ये वोल्टेज आपकी यहाँ इस पॉइंट पे आते हैं। और इस पॉइंट पे आने के बाद आपने वहां देखा था स्कीमेटिक्स में कि यहाँ से ये ओबीपी आईसी में एंट्री करता है। ओबीपी आईसी मैंने बताया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। तो जो नए लोग हैं उनको समझ में ना आए तो आपको बिल्कुल घबराने की चीज नहीं है कि सर मैं आपकी क्लास देखा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं क्लास आपकी शुरू से लूंगा तो हमारी गारंटी है कि आपको समझ में आएंगे, तो घबराना नहीं है। जो लोग बीच से देख रहे हैं, तो ये जो हमारे पुराने दोस्त हैं या पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है, उनको ये चीज आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उनको इसकी जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस है, वो मैं बता चुका हूं। तो यहाँ से हमारी व्यूअर्स की लाइन जो है सबसे पहले हमारा ओबीपी में जाता है। आपने स्कीमेटिक्स में देखा था कि ये ओबीपी आईसी है हमारा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ आने के बाद ये वोल्टेज फर्स्ट एक कैपेसिटर पे आते हैं और ये सेकंड आउटपुट होकर के दूसरे कैपेसिटर पे आते हैं। उसके बाद ये जो वोल्टेज है आपकी यहाँ से आउटपुट होकर के आपकी, अगर जिनको हमारी ऑडियो नहीं जा रहा है वो लॉग आउट होकर के लॉग इन फिर से हो जाइए, आपको ऑडियो मिलेगी, ठीक है। बाकी को सभी को ऑडियो जा रहा है। तो यहाँ से ओबीपी आईसी के थ्रू हमारी वोल्टेज जो है आईसी के 1 और 24 नंबर पिन से एंट्री करता है। 1 और 24 नंबर पिन से हमारी वोल्टेज एंट्री करते हैं इस बीक्यू आईसी में। अब जब इस आईसी को वोल्टेज मिलेगा तभी ये आईसी आपकी आउटपुट वोल्टेज करेंगे। तो ये वोल्टेज जो फिर आउटपुट करेंगे तो ये वीवैट लाइन पे यही चार्ज वोल्टेज जो हमारे बैटरी को मिलेगा और आपकी बैटरी चार्ज होंगे। यानी कि आपके बीक्यू यानी आपकी चार्जिंग आईसी को वोल्टेज मिलने से पहले भी आपकी सर्किट में ओबीपी आईसी लगे रहते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। उस आईसी को आप बाईपास भी कर सकते हैं, न्यू भी लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस लगा करके भी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिर्फ इतने में चार्ज नहीं होगा, बैटरी को चार्ज होने के लिए आपका यहाँ फ्यूल गेज आईसी भी होने जरूरी है इस मॉडल में। अगली मॉडल में जो फ्यूल गेज आईसी नहीं रहते हैं तो वो आईसी आपकी पीएमआई आईसी के अंदर होता है, फ्यूल गेज आईसी। उसके बाद है आपकी बैटरी की आईडी और थर्मिस्टर लाइन। यहाँ पे देखिए ये आईडी और थर्मिस्टर जो लाइन है, तो ये नरेंद्र साहू जी आप नए बैच से हैं या पुराने बैच से? नरेंद्र साहू जी सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो नरेंद्र साहू जी आप किस बैच से हैं जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओल्ड से हैं या न्यू से? आज आपने ज्वाइन करा है तो जी बिल्कुल आप न्यू बैच से हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है नरेंद्र साहू जी। मैंने अभी भी ग्रुप में बोला है कि ये क्लास आपके लिए नहीं है, आपकी ये क्लास कल से होगी, इस टाइम पे एकदम शुरू से, कल से। आज आपका लोगों का एक डेमो क्लास था, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी कल से बेसिक से स्टार्ट होंगे, फिर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ये समझा रहा हूं कि ये हमारे फोन की जो चार्जिंग की जो डेटा है, तो न्यू वालों को, ये न्यू वालों के लिए नहीं है, न्यू वाले आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा जब आप बेसिक से चलेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो ये बीच से है, पुरानी जो हमारी बैच चली है ये उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि चार्जिंग हमारा तभी होता है, वहां भी आपने देखा था कि चार्जिंग की वोल्टेज जो है हमारी जो है तभी हमारे हैंडसेट चार्ज होते हैं जब आईडी और थर्मिस्टर हमारा कनेक्ट होता है। तो आईडी और थर्मिस्टर को कनेक्ट करने के लिए आपकी जो एक लाइन है यहाँ आपकी फ्यूल गेज आईसी में आते हैं, ठीक है, फ्यूल गेज में, और इसकी जो फ्यूल गेज आईसी ये लाइन आपका मेन पीएमआईसी में एंट्री हो जाता है। यहाँ देखिए ये पीएमआईसी इसमें एंट्री होता है, मेन पावर आईसी। उसके बाद आईडी की, इसके बाद हमारी बैटरी कनेक्टर से जो थर्मिस्टर की लाइन है, ये थर्मिस्टर बैटरी थर्मल, ये भी जो है आपकी पीएमआईसी से कनेक्ट होते हैं। जब तक ये दोनों लाइन आपकी पीएमआईसी से नहीं कनेक्ट होंगे तब तक आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो बैटरी चार्ज होने के लिए सिर्फ व्यूअर्स लाइन के साथ साथ आईडी और थर्मिस्टर और बैटरी और फ्यूल गेज, ये सब सभी आईसी सही होने चाहिए। तो ये सब जो है डेटा आपने देखा था स्कीमेटिक्स में, और यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सेम चीज आपको यहाँ भी बता रहा है। इसके बाद आप ले लीजिए माइक ईयर स्पीकर रिंगर, यानी ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बता रहा है, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ स्कीमेटिक्स की तुलना में। तो यहाँ से आप लेंगे इसके चार्जिंग की, सॉरी स्पीकर की डेटा। तो आपको मैंने बताया था कि आपकी जो है, आपकी जो हैंडसेट में, आपके हैंडसेट में
स्पीकर को कौन कंट्रोल करता है? मैंने बताया था कि आपके हैंडसेट में स्पीकर को कौन कंट्रोल करता है, तो आपकी स्पीकर को कंट्रोल करता है पीएमआईसी, यानी कि मेन पीएमआईसी। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में डीएमडीपी का क्या रोल होता है? तो डीएमडीपी आपके जो है वो हमारी डेटा ट्रांसफर के लिए होते हैं, आरएक्स एवं टीएक्स के लिए। उससे आपके सीपीयू कनेक्टिविटी बनते हैं, यूएसबी कम्युनिकेट हो पाता है। और कुछ फोन में अगर आप डीएमडीपी को नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपका हैंडसेट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो वो चार्ज नहीं होता है, डीएमडीपी जोड़ना पड़ता है ताकि वो हमारे सीपीयू से कनेक्टिविटी बना सके, तभी वो चार्जिंग होते हैं। डीएमडीपी लाइन भी जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए कि हम लोग स्पीकर को देखते हैं कि ये पीएम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, स्पीकर का ये टिप्स है। और यहाँ से ये डायरेक्ट जो है आपकी पीएमआईसी से, देखते पीएम ईयर, तो ये डायरेक्ट आपकी पीएमआईसी से कनेक्ट होते हैं स्पीकर, एकदम डायरेक्टली। स्पीकर पीएमआईसी से कनेक्ट है। रिंगर भी पीएम से कुछ हैंडसेट में कनेक्ट होते हैं, बट कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिसमें कि रिंगर के लिए, स्पीकर के लिए स्पेशल ऑडियो आईसी लगाया जाता है। ये आपने देखा था स्कीमेटिक में कि स्पेशल यहाँ ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगे हुए हैं, जो जिसको कि काम करने के लिए वीपीएच लाइन चाहिए होता है। तो वीपीएच लाइन कहाँ से मिलेगा? तो इस वीपीएच कॉइल से मिलेगा। यहाँ देखिए ये वीपीएच कॉइल से ये वीपीएच लाइन इसको मिला। अब इसको क्या है कि इनेबल चाहिए, इनेबल भी तो इसको चाहिए, तो इसको इनेबल देखिए कौन दे रहा है। ठीक है, इनेबल देखिए इसको सीपीयू दे रहा है। ठीक है, सीपीयू से इसको इनेबल आते हैं आपकी आईसी जो इनेबल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनेबल तो हो गया, ठीक है, इसके बाद इसको ऑडियो की डेटा भी तो चाहिए। ये जो आउटपुट करेंगे स्पीकर में, क्या आउटपुट करेंगे? कोई गाना होगा, कोई रिंगटोन होगा, या कोई आवाज होंगे। तो ये जो इसको चाहिए ऑडियो की सिग्नल चाहिए। इनेबल सिग्नल की नहीं, मैं नहीं बात कर रहा, ऑडियो की सिग्नल। जैसे कि ऑडियो की सिग्नल आप ब्लूटूथ से स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, तो आपके फोन से जो है ऑडियो की सिग्नल आपके बूफर में जाते हैं, तभी तो वो आवाज निकलता है। तो इनेबल तो ये हो गया सीपीयू से, अब इसको ऑडियो की सिग्नल चाहिए। तो ऑडियो की सिग्नल देखिए ये दो लाइन से, ये आपकी ये पीएमआईसी देगा इसको। ठीक है, ये लेफ्ट एवं राइट, तो ये देखिए ये पीएमआईसी इसको ऑडियो की सिग्नल दे रहा है, तभी आपके ऑडियो में सिग्नल आएंगे तो आपका ऑडियो ऐसे काम करेगा। अब जब ये सिग्नल आएंगे तभी ये आपका जो है स्पीकर आउटपुट करेगा, ये दो कॉइल्स लगा करके। एकदम सेम चीज है, हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है एकदम सेम चीज है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन देख करके अगर आप फोन को रिपेयर करते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख करके आप फोन को रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मॉडल है जिसकी की हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उस फोन को क्या करेंगे? नहीं रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसा स्कीमेटिक्स जरूरी होता है कि जिस फोन की हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो, उस फोन को आप स्कीमेटिक्स के थ्रू रिपेयर कर पाए। स्कीमेटिक्स, क्योंकि स्कीमेटिक्स जो है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में काफी कम ही मॉडल आपको मिलते हैं। जैसे आप एमआई की देख रहे हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए एमआई में यहाँ 4C से स्टार्ट है, एकदम जो है यहाँ S2 तक है, यानी कि है मॉडल बट काफी कम है। लेकिन अगर आप स्कीमेटिक्स में जाइए, इसको हम निकाल करके एक बार स्कीमेटिक्स में चलते हैं और चलते हैं एमआई में, तो देखिए कितनी सारी मॉडल है। ऊपर से आप देखना चाहिए ब्लैक शार्क 2 से लेकर के एमआई 1 से लेकर के, और यहाँ नीचे तक आइए, एकदम ध्यान से देखिए तो कितनी सारी मॉडल हैं। यहाँ तक देखिए Y3S2 तक, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मॉडल है जो कि आपको स्कीमेटिक्स मिलता है। तो स्कीमेटिक्स बेस्ट है आपके फोन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा फोन को आप तभी रिपेयर कर पाएंगे जब आप उसकी स्कीमेटिक्स को जानते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है? हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं मिला तो क्या मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा? तो भाई ऐसा नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी मिल गए तो अच्छा है कि आसानी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको हर एक मॉडल का मिलेगा ही, लेकिन स्कीमेटिक्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल्स के हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन तो आप समझ गए कि ये डायरेक्टली आपको एक मैप दे देगा, एक मदरबोर्ड दे देंगे, मदरबोर्ड पे डायरेक्टली ये लाइन के थ्रू आपको इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ ये कनेक्शन, यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ ये, बस। ठीक है, लेकिन स्कीमेटिक्स में जाएंगे तो उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है, स्कीमेटिक्स क्या है, ये तो आपने समझ गया। अब समझिए कि बीटमैप, कुछ हमारे बैच में थे जिसने बोला था कि बीटमैप जो है वो
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये देखिए इसे क्या बीट मैप, ठीक है, ये बीट मैप है और इसका क्या काम होता है और हमारी सर्किट में इसका क्या इस्तेमाल होते हैं इस चीज को, ठीक है। बीट मैप का मतलब होता है कि आपका ये एक कंप्लीट पीसीबी है। पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हमारी पीसीबी है, प्लेन सर्किट बोर्ड है, इस पे कोई कंपोनेंट नहीं है। यानी आप इसे ध्यान से देखिए तो ना तो यहाँ सीपीयू है, ना पावर है, ना ईएमएमसी है, कोई ऐसी यहाँ लगे हुए नहीं है। तो फिर ये बीटमैप हमें क्या बताना चाहता है? तो ये क्या बताना चाहता है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये बीटमैप हमें क्या बताना चाह रहा है। हर एक मॉडल की बीटमैप कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा अवेलेबल आपकी डोंगल में, बट काफी सारे अवेलेबल रहते हैं। 50, 60, 40% तक आपको बीटमैप जो है मिल जाते हैं मॉडल्स की। तो ये बीटमैप का हमारे फोन रिपेयर में क्या योगदान है, क्या ये हमारी फोन रिपेयर में सहयोग कर पाते हैं, कितना तक ये हमारी फोन के रिपेयरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज पे आप नहीं, आप खुद डिसाइड करेंगे इसकी फीचर्स को देख करके कि ये क्या आपके लिए कितना इस्तेमाल है। तो सबसे पहले आप इसकी कलर को पहचानिए। तो देखेंगे तो इसमें आपको मोस्टली 3 दिखेंगे। ग्रे कलर जो कि मदरबोर्ड के लास्ट में मिलेगा, सील्डिंग के नीचे, ये सब सील्ड के नीचे जितना आप देख रहे होंगे जहां से सील्ड आप रिमूव करते हैं वो सब सारी की सारी जो है ग्रे कलर है, ठीक है, सारे के सारे ग्रे कलर है। उसके बाद आ जाइए येलो कलर, ठीक है, येलो, और उसके बाद ग्रीन या ब्लू। ये देखिए ये ब्लू है, ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू। तो 3 कलर इसमें मोस्टली आपको दिखते हैं। तो सब कलर का यहाँ क्या मतलब है? जो ग्रे कलर है वो आपको ग्राउंड को शो करता है, यानी कि माइनस निगेटिव। ग्रे कलर आपके ये जो बिटमैप है इसमें ये ग्रे कलर आपका निगेटिव पॉइंट होता है, निगेटिव। उसके बाद जो येलो कलर है, ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं, येलो कलर पे आपके कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मींस यहाँ आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रहेंगे। तो बात यहाँ ये होता है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, जहां हमारी माउस की कर्सर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, माउस की कर्सर, एक तरफ येलो है एक तरफ ग्रे है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कंपोनेंट लगे होंगे, तो एक तरफ येलो एक तरफ ग्रे। तो ग्रे हमारा निगेटिव है और येलो है तो हमारा वो ट्रैक्स है, यानी कि सप्लाई लाइन है, सप्लाई है। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर ही मैक्सिमम जगह पैरेलल लाइन में लगे रहते हैं। पैरेलल लाइन आप समझते होंगे, मैंने क्लास के फर्स्ट में ही बताया था कि पैरेलल लाइन क्या होता है। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन में काफी सारे कैपेसिटर लग करके ग्राउंड किए रहते हैं। तो यहाँ क्या है, एक तरफ येलो और एक तरफ ग्रे है, इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर होगा। और यहाँ पर दोनों तरफ अगर येलो है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे कैपेसिटर होगा। तो ये एक संकेत होता है इसे समझने का, इसे यूज करने का। यहाँ आईसी के बगल में आप देख लीजिए, एक तरफ क्या है, येलो है और एक तरफ ग्रे है, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर रहता है। आईसी में आपने देखा था कि यहाँ से जो बीपीएस लाइन एंट्री होता है तो यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लग करके ग्राउंड होते हैं। और यहाँ जो बड़े बड़े आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे कॉइल होता है, क्योंकि कॉइल में दोनों तरफ से सप्लाई जो है आउटपुट होते हैं, एक तरफ से इनपुट होता है दूसरी तरफ से आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, कॉइल्स लगे रहते हैं। तो ये पीसीबी देख करके अब आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा होगा, ठीक है। यहाँ बड़ी बड़ी स्पेस है तो ये हमारा कॉइल्स का है, ये पावर ऐसी की है, ये सीपीयू है, ये एमएमसी है, ये प्रिंट है तो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पे कैपेसिटर होंगे, यहाँ पे फिर कैपेसिटर होगा, यहाँ कैपेसिटर होगा, यहाँ कैपेसिटर होगा। जहां एक तरफ ग्रे और एक तरफ येलो वहां पे कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो बट मुझे ये तो मैं समझ गया, चलिए ग्रे से ये ग्राउंड है, ये सप्लाई लाइन है, और ये जो है अब है इसकी ब्लू, ये देखिए ब्लू लाइन, ठीक है, इसकी ये ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन का मतलब होता है एनसी। एनसी मींस नो कनेक्शन, यानी कि आईसी के नीचे कुछ बॉल ऐसे भी रहते हैं जो कि एनसी होता है, यानी कि नो कनेक्शन में रहते हैं। वो बॉल होते हैं बट उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, वो हमारी आईसी में सपोर्ट के लिए रहते हैं, ठीक है। वो हमारा एनसी पॉइंट होता है, यानी कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो अगर निकालने में निकल भी जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप सारे कलर के अनुसार आप समझ गए कि इस कलर का क्या मतलब होता है हमारी स्कीमेटिक्स में। अब देखिए कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं बीटमैप को,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपको बैटरी कनेक्टर दिखेगा। ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट है। अगर आप बैटरी कनेक्टर को रिमूव करेंगे तो इस तरह से ही आपको यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। ये बैटरी कनेक्टर की पॉइंट है, जिसमें यहाँ क्या है कि बैटरी कनेक्टर में आपको मालूम होगा कि 4 पॉइंट मोस्टली रहते हैं, प्लस माइनस आईडी और थर्मिस्टर, प्लस माइनस आईडी थर्मिस्टर। ठीक है। ब्लू कलर जो है वो एनसी है, एनसी नो कनेक्शन। गर्मी काफी लग रहा है बॉस, 1 मिनट में फैन चला लो। देखिए बीएसआई लाइन पहले वाले फोन में होता था, बट अब की जो फोन होते हैं उसमें बीएसआई नहीं, उसकी जगह पे आईडी और थर्मिस्टर होते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है कि हम सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल कलर जो दिखा हमें उसे मैंने कंफर्म कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या बढ़ना है कि ये हमारी बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर है। अब यहाँ आप क्लिक कीजिए बैटरी कनेक्टर पे, तो देखिए कि आपके मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ कलर रेड हुआ है। ठीक है, जहां जहां आपकी कलर रेड हुए हैं वहां वहां आपका जो है ठीक है, जैसे मैंने बैटरी कनेक्टर के प्लस पे क्लिक करा, माइनस पे नहीं होगा क्लिक। ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्राउंड होते हैं उस पे क्लिक नहीं होगा, ग्राउंडिंग पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी मदरबोर्ड में फैला रहता है। तो सिर्फ हमने पॉजिटिव पे क्लिक करा तो ये हमारी वोल्टेज यहाँ कुछ सारे कंपोनेंट पे आए हैं और यहाँ लग करके ये ग्राउंड हुआ है, यानी आपके पॉजिटिव को ये सेफ्टी करा है, सिक्योर करा है पैरेलल में ये सब सारी कंपोनेंट लग करके। अब यहाँ से ये वोल्टेज जो है आपकी आईसी में जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने क्लिक करा तो इतनी जगह ये कलर जो है हमें दिखा रेड। तो कंफर्म है, आप समझ लीजिए इससे कि ये लाइन जहां जहां आपके सर्किट में जाएगा वहां वहां ये चीज आपकी कलर हो जाएगी, ये चीज आपके कलर में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रैक्स जो है यहाँ से निकल करके इस कंपोनेंट पे और यहाँ से रेजिस्टेंस पे और यहाँ से ये आईसी को जा रहा है आपकी वीबैट का लाइन। तो क्या इतने में आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, इतना में ऑन नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ हमारा एक येलो है, तो यहाँ जाहिर सा है कि यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एक सप्लाई और आपके पावर ऐसी में एंट्री होगा। ठीक है, एक सप्लाई तो यहाँ एंट्री हो ही रहा है, लेकिन दूसरी सप्लाई यहाँ ठीक है। तो यहाँ क्या है कि बैटरी कनेक्टर पे जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से निकलेगा। वो पॉजिटिव सबसे पहले यहाँ कंपोनेंट पे जाएंगे मदरबोर्ड के पीछे में, और यहाँ कुछ कैपेसिटर लग करके ग्राउंड होंगे, क्योंकि यहाँ पीछे क्या है ग्रे कलर है, और ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो आपकी वीवेट लाइन शॉर्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको मदरबोर्ड की हर एक लाइन को फाउंड करने में आसानी होगा, और जहां भी चाहे आप उस कंपोनेंट को फाउंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इतना में हमारा हैंडसेट चालू नहीं होगा जब तक कि इसे पॉजिटिव की एक लाइन और नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर आईसी को पूरी की पूरी वीवैट सप्लाई अभी नहीं मिला है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस का एक हिस्सा का ही मिला है। अब दूसरा पे यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ भी आ जाएंगे। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ येलो है, अगर दोनों तरफ येलो है तो इस पे हम क्लिक कर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो सप्लाई यहाँ भी आएगा और ये सप्लाई यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे हम क्लिक किए तो पीछे का कलर भाग गया। ठीक है, पीछे का कलर भाग गया, तो पीछे का कलर इसलिए भागा क्योंकि ये बिटमैप है, ये रेजिस्टेंस यहाँ है नहीं, इसीलिए यहाँ से आगे की लाइन हमें पता चल रहा है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ से पीछे की लाइन हमें पता चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बैटरी की पूरी सप्लाई यहाँ से रेजिस्टेंस होकर के आईसी पे।
जब आईसी पे आपकी सप्लाई आ जाएंगे, ठीक है, ये पावर ऐसी है, ये हमारा पीएमआई आईसी इसको कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं, चार्जिंग आईसी कहते हैं इसे, ठीक है। जब आपकी सप्लाई इस आईसी को मिल गया, ठीक है, जब आपकी सप्लाई इस आईसी को मिल गया, तो अब सिंपल सा फंडा है कि मैंने आपको स्कीमेटिक्स में बताया है कि जब आपके बीक्यू आईसी को सप्लाई मिलता है तो वो बिना मोबाइल को ऑन किए हुए ही आपका बीपीएस लाइन रेडी होता है। जब आप मोबाइल को नहीं भी ऑन करते हैं तो भी आपका हैंडसेट जो है बीपीएस लाइन को रेडी करता है, ठीक है। तो पुराने वाले जितने भी दोस्तों और हमारे स्टूडेंट एकदम ध्यान से समझिए कि जब आपकी डीसी टू डीसी आईसी को सप्लाई मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिक बीपीएस लाइन को क्रिएट करता है बिना पावर बटन को प्रेस किए। याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएस लाइन बाय डिफॉल्ट वोल्टेज है, जैसे आप बैटरी डालेंगे वो डिफॉल्ट वोल्टेज है, वो बनना रेडी हो जाएगा। मैंने बताया था कि डिफॉल्ट वोल्टेज कौन सा है हमारे सर्किट में, और हमारे जो है स्विचिंग वोल्टेज कौन कौन से होते हैं। तो स्विचिंग वोल्टेज और डिफॉल्ट वोल्टेज में क्या फर्क होता है ये आपको मालूम है, ठीक है। अब जो नए हैं उनको नहीं है बीपीएस लाइन तो बताएंगे सर, आपको परेशान नहीं होना है। आप अभी यहाँ 1% समझिए, 2% समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी शुरुआती क्लास हम शुरू से लेंगे तो आप 100% समझेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ से क्या है कि हमारी जब बीपीएस लाइन बनेगी तो यहाँ देखिए कितने क्वाइल है, ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड यहाँ शायद कैपेसिटर होगा, यहाँ एक तरफ ग्रे है, तो यहाँ क्या है 1 2 3 क्वाइल है। तो इस 3 क्वाइल यहाँ है, और जो आपने देखा था पिछली सर्किट में वहां एक क्वाइल था। तो मैंने आपको बताया था कि जो नए मॉडल्स आएंगे उसमें बीपीएस लाइन 2 क्वाइल से भी बन सकता है, ठीक है, 2 क्वाइल भी लगे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से क्वाइल से बीपीएस लाइन बनता है। अगर हम इस क्वाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, चलिए अब इस पे क्लिक करते हैं और इसकी वोल्टेज को, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, यहाँ क्वाइल लगेंगे तो जाहिर सा है यहाँ पे वोल्टेज हमारा आ जाएगा। तो हम क्लिक किए तो अगर बीपीएस लाइन रेडी होगा तो इस आईसी को जरूर सप्लाई मिलेगा, बीपीएस सप्लाई। एकदम समझने का, एकदम जीरो लेवल समझने का चीज है एकदम। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपके दिमाग में ज्यादा आपको प्रेशर आएगा कि यहाँ इस आईसी को अगर वीबैक लाइन मिला तो ये इस क्वाइल या इस क्वाइल से जरूर ये बीपीएस लाइन बनाएगा, चाहे इस क्वाइल से। तो इस क्वाइल से बीपीएस लाइन नहीं बना, ठीक है। अब हम इस क्वाइल से बनाते हैं, तो देखिए यहाँ बीपीएस लाइन बन गया। देखिए मेन पावर आईसी को हमारा बीपीएस सप्लाई मिलना रेडी हो गया, ठीक है। अब ये आईसी हैंडसेट को ऑन करने के लिए तैयार है क्योंकि इसको सप्लाई मिल चुका है। और देखिए यही सप्लाई यहाँ भी आ रहा है, इस क्वाइल को भी, इस बीपीएच क्वाइल को भी यही सप्लाई मिल रहा है, यानी कि 2 बीपीएच क्वाइल लग करके आपके बीपीएच लाइन को रेडी कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ तीसरा क्वाइल क्या कर रहा है, सवाल है कि भैया यहाँ एक क्वाइल 2 क्वाइल बीपीएच लाइन को बनाया, ये तीसरा क्वाइल यहाँ क्या कर रहा है। चैट में लिखिए जिसको समझ में आया कि यहाँ तीसरा क्वाइल क्या कर रहा है। जिसको समझ में आया, नहीं भी आया तो वो मत लिखिए, लेकिन अगर आप चाहें तो चैट में लिखिए कि ये जो तीसरी क्वाइल है यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल सकते हैं। 2 क्वाइल तो बीपीएस लाइन में है, मैंने समझा, बट तीसरी क्वाइल यहाँ क्या कर रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने लिखा, कुछ लोग बूस्ट, कुछ लोग नेटवर्क। अच्छा हाँ, ये अपोलो वॉच ने पकड़ लिया। चलिए अपोलो वॉच जो है अपोलो वॉच आपने पकड़ लिया कि ये फीडबैक का काम कर रहा है। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में जहां तक आए नहीं आए उसके बाद तो हम हैं ही समझाने को।
तो देखिए कुछ लोगों ने बताया कि ये लाइट के लिए लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि लाइट के लिए लगा हुआ होता तो आपको पता है कि लाइट सेक्शन को वीपीएच लाइन डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, लाइट सेक्शन को वीपीएच लाइन डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो वीपीएच लाइन से ही जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप देखिए समझने का है कि यहां से अगर ये वीपीएच लाइन रेडी हुआ, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, तो वीपीएच लाइन आपकी जो है लाइट सेक्शन को वो डायरेक्ट मिलता है, वहां पे कोई तरह का परेशानी नहीं होता, वो वीपीएच लाइन को डायरेक्ट लाइट मिलता है। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं किया हमारा इसको, ये छोटे से रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस के थ्रू इस कॉइल को मिल रहा है। यहाँ क्लिक किए देखिए, तो यहाँ क्लिक हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज फ्रॉम पावर ऐसी, ठीक है, यानी कि ये जो छोटी पावर है इसने जो वोल्टेज बनाया उसी को कहते हैं वोल्टेज फ्रॉम पावर ऐसी, मींस वीपीएच पावर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये अगर लाइट कॉइल होता तो यहाँ से ये वोल्टेज डायरेक्ट इसको मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वीपीएच की यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा और इस कॉइल पे आओ और इस कॉइल के थ्रू ये वोल्टेज जो है आपके इस आईसी में इंची हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये वोल्टेज आपका कैपेसिटर लग करके इस आईसी में इंची हो रहा है, पावर आईसी में। तो मीन्स यहाँ ये वोल्टेज पावर ऐसी ले जो रहा है इसे फीडबैक लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावर ऐसी है डीसी टू डीसी, इसने जो यहाँ से वीपीएच लाइन बनाया, तो क्या यह वीपीएच लाइन अदर सेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस सूचना जो है ये उस लाइन के कुछ दूरी से ही, यानी कि वीपीएच लाइन के बस कुछ एक स्टेप आगे से ये अपने आप में एक रिटर्न वोल्टेज लेता है। वीपीएच की रिटर्न वोल्टेज, जो वोल्टेज मैंने बनाया क्या वो आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसकी उसने एक रिटर्न वोल्टेज लिया, उसी को कहते हैं फीडबैक वोल्टेज। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इस कॉइल के थ्रू इसे आईसी को पता चल जाता है कि हमारी वीपीएच लाइन जो है अच्छे से बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फीडबैक लाइन की कोई भी रेजिस्टेंस या कॉइल ड्राइसोल्ड या मिसिंग हो जाए, फिर भी आपका हैंडसेट खुल जाएगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में ओवर हीटिंग लिख के बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो ये इसलिए होगा क्योंकि पावर ऐसी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेंगे, क्योंकि इसको पता चलेगा कि वीपीएस लाइन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको फीडबैक लाइन नहीं आएगा। और जब ये सोचेगा कि नहीं बन रहा है, तो ये अपनी पूरी की पूरी जो पावर है, एम्पियर है, पूरी की पूरी कैपेसिटी ये लगाएगा इस वीपीएस लाइन को बनाने में, और ये पूरी ताकत लगाएगा, तो ये खुद में गर्म होगा। तो ये हमारी फीडबैक लाइन के इशू होते हैं और ये वर्किंग करने के तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि वीपीएच लाइन हमारा रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए वीपीएच लाइन हमारा रेडी हो गया। तो आपने देखा था कि यहाँ जो ये बड़े बड़े कॉइल रहते हैं इसे बक कॉइल के नाम से जानते हैं। बक कॉइल का मतलब होता है कि बक सेक्शन जो है हमारे जो है पावर आईसी के अंदर ही होता है, जो कि 3.7 वोल्ट को छोटे छोटे वोल्टेज में जो डिवाइड करता है, उसीलिए उस डिवाइड वोल्टेज में जो कॉइल लगते हैं उसे बक कॉइल कहा जाता है, यानी छोटी वोल्टेज है। और ये कॉइल के जरिए आपके सीपीयू, ईएमएमसी और अदर सेक्शन को भी सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इस कॉइल से जो वोल्टेज निकलता है वो कहाँ जाता है, आप ध्यान से देखिए। इस कॉइल से जो वोल्टेज निकल रहा है आपकी इधर कुछ सेक्शन में जा रहा है, और यहाँ देखिए कि यहाँ कुछ सेक्शन में जाने के बाद यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे ये वोल्टेज आया, यहाँ आप रेजिस्टेंस डालेंगे तो यहाँ पे एक एलडीओ ऐसी लगा हुआ, ठीक है। एलडीओ ऐसी के लिए भी आपका वोल्टेज बना रहा है आपकी पावर ऐसी, ठीक है, एलडीओ इन पावर। तो ये जो है एलडीओ के लिए ये वोल्टेज बनाया आपकी पावर ऐसी इस कॉइल के थ्रू, ठीक है। अगली कॉइल्स के थ्रू आप सप्लाई लेंगे तो ये देखिए सीपीयू को जा रहा है, ठीक है, सीपीयू को जा रहा है। हाँ, रही बात कि यहाँ पे सर ये कॉइल्स में कितने वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं ये आपको स्कीमेटिक से पता चलेगा, क्योंकि ये बिटमैप से नहीं पता चलेगा। अगली का भी लेंगे तो ये भी आपका सीपीयू में जा रहा है, इसका भी सीपीयू में जा रहा है, ठीक है, इसका भी देखिए सीपीयू में जा रहा है, इसका भी सीपीयू में जा रहा है, और इसका जो है ईएमएमसी में जा रहा है एंड सीपीयू में जा रहा है, ठीक है, ईएमएमसी में एंड सीपीयू में से ये सप्लाई जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपके सर्किट की कौन सी सप्लाई कहाँ जा रहे हैं, ये कॉइल के थ्रू। तो मैक्सिमम कॉइल की जो सप्लाई है आपके सीपीयू और ईएमएमसी में जाता है।
आपके कॉइल की सप्लाई, बक कॉइल की सप्लाई। चलिए, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये बिटमैप आपको क्या दिखाता है। और देखिए बीपीएस लाइन पे हम क्लिक करते हैं तो बीपीएस लाइन हमारे आरएफआईसी को भी मिलता है, दोनों आरएफआईसी को, इस आरएफआईसी को भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आरएफ को भी बीपीएस लाइन मिलता है। तो मींस बीटमैप का यही काम ही है आपकी सर्किट में कि आपकी जो मदरबोर्ड में बनने वाली सप्लाई जितनी जगह ट्रेवल करेगा उतनी जगह ये आपको लेके जाएंगे। हाँ, जहां वो ट्रेवल उसके स्टॉप होते हैं वहां पे हमारा रजिस्टर लगा होता है, और रजिस्टर को जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगा। यानी रजिस्टर क्या करते हैं, हमारे सप्लाई को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि बिटमैप का आपने ये काम देखा। चलिए बिटमैप की और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि जब आप अपने बोर्ड पे सीपीयू एमएमसी की काम करते हैं, सीपीयू एमएमसी की आप काम करते हैं अपने मदरबोर्ड पे, जी बिल्कुल, आपके मिसिंग ट्रैक को पकड़ने के लिए बहुत आसान कर देगा ये। तो चलिए अब हम आगे की ओर समझते हैं कि बिटमैप आपके सर्किट में आप सीपीयू की काम करते हैं, ईएमएमसी की काम करते हैं, पेस्टेड आईसी की करते हैं, नॉन पेस्टेड करते हैं, ब्लैक पेस्टेड करते हैं, व्हाइट पेस्टेड करते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं तो प्रिंट तो मिसिंग होता है, आपके सीपीयू के ट्रैक टूट जाते हैं, ईएमएमसी के ट्रैक टूट जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपकी कोई ट्रैक टूट जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपका ये सीपीयू है, ईएमएमसी है, इसमें जो भी ट्रैक आपके टूटते हैं तो कुछ ट्रैक्स की जो एरिया है वो तो बगल में ही आपको मिल जाता है, यानी कुछ ट्रैक जो है वो आपको बगल में ही दिख जाता है। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोगों को हमारा स्क्रीन पे एक सीपीयू एमएमसी का बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए आपको दिखाया कि अगर आपकी ये ट्रैक टूट जाते हैं, जैसे हमारा यहाँ हैंड देखिए, आपने सीपीयू निकाला, यहाँ से ये दो ट्रैक टूट गए, तो आप तो इसको पीछे से जोड़ देंगे। मैंने माइक्रो जंपर में आपको बताया था कि इसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, या कोई प्रिंट छिल जाते हैं तो उसको किस तरह से यहाँ यूवी मास्क करके कवर करते हैं। ये तो चलिए दूसरा पॉइंट है, लेकिन हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर यहाँ की ये ट्रैक टूट जाए, हमारे हैंड के नीचे है, तो आप तो इसको पीछे से छील के जोड़ लेंगे। लेकिन अगर चलिए यहाँ से ये बीच की एक बॉल टूट जाए, यहाँ देखिए हमारे हैंड के नीचे, इसकी ये हैंड के नीचे जो बीच की एक बॉल है, ये अगर टूट जाए, निकल जाए बाहर, तो फिर क्या करेंगे, आपका हैंडसेट नहीं बनेगा, यानी क्या वो बेकार हो गए। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि यहाँ पे जो हम फोल्डिंग से जो जंपर करेंगे, तो इसकी पे इतनी पतली ट्रैक्स होती है, ये ट्रैक्स तो हमारा चौला है, यहाँ जो आप हैंड के नीचे देख रहे हैं साइड ट्रैक, ये तो चौला है, यहाँ आप आसानी से जंपर कर लेंगे। बट अगर ये बीच की कोई एक ट्रैक टूट जाती है, उसके नीचे जो उसके पॉइंट होते हैं वो एकदम एनएम में होता है, जिसको नैनोमीटर कहते हैं। मीन्स उसका साइज होता है 0.007 mm, यानी कि वो मिलीमीटर का एकदम काफी छोटा रूप, यानी उसको नैनोमीटर में आप कहिए, तो एनएम में उसके साइज रहते हैं। अब वहां आप जंपर करेंगे तो आप वहां जंपर कर नहीं पाएंगे। अगर जंपर लग भी गया तो जैसे ही आप वहां तार को लपेटेंगे या जलेबी बनाएंगे या फिर वहां पे उस तार को जो है घुमा करके प्रिंट बनाएंगे, वो जंपर टूट जाएगा। तो इस चीज के लिए क्या है कि इस प्रिंट की अगला कौन सा सीपीयू में ही कोई प्रिंट होगा या फिर नीचे कोई प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस प्रिंट के नीचे जो इसकी अगली कनेक्शन है वहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं कि ये प्रिंट कहीं ना कहीं तो मदरबोर्ड में होगा, चाहे यहाँ होंगे, चाहे यहाँ होंगे, चाहे ईएमएमसी में होंगे, जहां भी होंगे हम वहां से इस लाइन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो है बीच में काफी मददगार साबित होगा आपके लिए कि सपोज दैट आपकी ये ईएमएमसी है। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि ये ग्रे है, ग्राउंड है,
ब्लू जो है हमारा एनसी है और येलो जो है हमारा वर्किंग प्रिंट है, यानी कि हमारा वर्किंग प्रिंट है। तो चलिए हम यहाँ इस प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंट पे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए आपके ईएमएमसी के यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अब जब ईएमएमसी के यहाँ मुझे ये प्रिंट दिख रहा है और ये प्रिंट यहाँ से टूट चुका है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप जो सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ जो नए स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि ये इसे हम यहाँ से यहाँ कैसे जोड़ेंगे, आईसी के नीचे कैसे जंपर होगा। तो ऑब्वियसली आईसी के नीचे जंपर होते हैं, हर एक जंपर आईसी के नीचे होता है। एक नहीं, आप 4 जंपर आईसी के नीचे मार सकते हैं, जितना मर्जी उतनी मार सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 0.07 mm की वायर लेंगे और इस प्रिंट पे सोल्ड करेंगे और उसको यूवी मास्किंग करते हुए इस बीच से निकालेंगे और डायरेक्ट उसको यहाँ से यहाँ इस बीच से घुसा करके यहाँ सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे इसकी प्रिंट बना देंगे, यहाँ जलेबी बना देंगे और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। जो 0.07 mm की वायर होती है वो इस दोनों बीच में इतनी आसानी से वो घुस जाएगा, फिर भी आपको दोनों तरफ स्पेस बचेंगे। तो बीच में देखिए कितना आसान कर देता है कि आपके कोई भी प्रिंट लॉस होंगे, आपका कोई भी प्रिंट अगर लॉस हो जाएगा तो आप उसे आसानी से फाउंड कर सकते हैं, एकदम आसानी से। उस मॉडल की बिटमैप पे जाइए, उसे क्लिक कीजिए, एक बार में ढूंढ लीजिए वो कहाँ है, आसानी से उसको उससे जोड़ दीजिए। आपका प्रिंट जो लॉस हुआ आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसे फिर भी रिपेयर कर सकते हैं। तो यानी ये आपके लेवल को कितना अप कर देता है, कितनी ज्यादा आपके लेवल को बढ़ा देते हैं, ये चीज आप सोच सकते हैं कि आप जहां थक जाते थे, जहां से आप अपने मदरबोर्ड को रिजेक्ट कर देते थे, आप उसे भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये बिटमैप का एक सबसे बड़ा खासियत है। हालांकि इसकी तो काफी अच्छी अच्छी खासियत है और पहले जो स्कीमेटिक्स आते थे बिटमैप उसमें नहीं दिया जाता था, बट अब की जो स्कीमेटिक्स आ रहे हैं, इसीलिए हमारा कॉम्बिनेट प्रो जो है, कॉम्बिनेट जो है या फिर ये बोर्नियो स्कीमेटिक्स, ये सब अब हाईलाइटेड हो रहे हैं क्योंकि इसमें काफी अच्छी चीजें मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बिटमैप आपके लिए कितना फायदेमंद है आपने देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिटमैप का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक ट्रैक को फाउंड करने के लिए, सप्लाई को फाउंड करने के लिए, एक एक आपकी मदरबोर्ड की कंपोनेंट कौन कहाँ कैसे लगे हुए हैं, वहां पे कौन सी सप्लाई जा रही है, आप 1 क्लिक में फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क नहीं आ रही है, ठीक है, हैंडसेट आपका वाटर डैमेज है, ये वाली प्रिंट मिसिंग है, आप इस पे क्लिक करेंगे ये दिखा देगा कहाँ जा रहा है। ये वाली प्रिंट मिसिंग है, यहाँ आप क्लिक करेंगे ये दिखा देगा कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट आपका पानी लग करके सड़ गया, यहाँ की आपकी यहाँ प्रिंट नहीं मिल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे ये अगली से जुड़ा हुआ इस कंपोनेंट को आप आगे वाले कंपोनेंट से जोड़ देंगे। जो भी कंपोनेंट आपका मिस हो गया, वहां से ट्रैक निकल गए, आप उसे लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी ऐसी हो, जैसे यहाँ से आपकी कैमरा है, ये पॉइंट टूट चुका है, अब आपको मालूम नहीं कि ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से आप इसे जोड़ सकते हैं। स्कीमेटिक से भी ये निकाल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बीटमैप से ही ये होगा, स्कीमेटिक से भी होगा, बट बीटमैप में क्या है कि आपकी समय की सेविंग हो जाती है, आप वहां जो उसे ढूंढेंगे यहाँ 1 क्लिक में हो जाता है, बस यही चीज है। ठीक है, स्कीमेटिक से कैसे होगा, तो सिंपल फंडा है, ये प्रिंट डैमेज है, उसकी लेआउट में जाइए, लेआउट को आपने देखा है ना, उसकी मदरबोर्ड की लेआउट, उसकी मदरबोर्ड की लेआउट पे जाइए, इस प्रिंट को देखिए और इस प्रिंट की नंबर से आप उसे सर्च कर लेंगे, एकदम आसानी से पकड़ में आ जाएगा लेआउट की मदद से। ठीक है, पीसीबी लेआउट, जो भी ट्रैक आपके डैमेज है। तो चलिए आगे का हमारा प्रोसेस होता है कि इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन पे। अगर हम लोग एक ही चीज में रह जाएंगे तो काफी सारा अभी हमारा जो बहुत चीज है वो हमें मिसिंग हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन पे।
ठीक है, ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन है। ठीक है, ये डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। ये हमारी डिजिटल मीटर है और ये हमारी एनालॉग मीटर है। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं कि ये हमारी डिजिटल मीटर है और ये हमारी एनालॉग मीटर है। ठीक है, कुछ लोग पुराने होते हैं, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए आवाज सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है कि इसकी डिजिटल स्क्रीन है और ये एनालॉग है। यहाँ है कि पूरी की पूरी ये 2 एम्पियर तक यहाँ तक जाते हैं। ये 2 एम्पियर यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 2 एम्पियर, ये पूरी की पूरी 2 एम्पियर यहाँ तक रहते हैं, क्योंकि हमारा हैंडसेट जो है 2 एम्पियर से काम करता है अच्छे से। 2 एम्पियर इसकी कंप्लीटली वोल्टेज होते हैं। ठीक है, ये 2 एम्पियर, और ये भी जो है ये भी पूरा का पूरा 2 एम्पियर में रहता है। 4 डिजिट की ये मशीन है, 4 डिजिट की मशीन है। ठीक है, अगर 2 एम्पियर हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर। ओके, चलिए हम अपनी आवाज को ठीक करते हैं। चलिए आप बताइए, क्या हमारा साउंड सही है? हमारी आवाज है, क्लियर है हमारा साउंड? ओके, चलिए आवाज तो सही है। किन्हीं को नहीं मिल रहा है तो लॉग आउट होकर के हो जाइए। ठीक है, तो साउंड हमारा सही है। तो ये हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारी मशीन है इसमें क्या है, 5 से 15 वोल्ट है। ये 5 से 15 तक आउटपुट करता है। इसके बाद ये 2 एम्पियर पे भी काम करते हैं, 5 एम्पियर पे भी काम करते हैं। यहाँ से इसकी चार्जिंग जब हम लगाते हैं तो चार्जिंग का भी यहाँ एम्पियर शो करता है कि कितनी एम्पियर हमारे हैंडसेट में कंज्यूम करा। उसके बाद इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आउटपुट भी देता है यहाँ से, और ये डीसी भी 9 वोल्ट ये आउटपुट करते हैं। ये इसकी आउटपुट है। यहाँ से यूएसबी पे भी आप इसकी आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक है, अब है कि इस मशीन के थ्रू हम अपने हैंडसेट को किस तरह से टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो डीसी पावर सप्लाई मशीन होता है, खास करके हम लोग इसे इसलिए परचेज करते हैं, इससे हमारी मोबाइल की फॉल्ट को पकड़ने में क्या सुविधा होता है, क्या हमें मदद साबित होता है इससे। तो चलिए इससे हम एक मोबाइल को टेस्ट करते हैं और हम उससे कंफर्म करते हैं कि हमारी मोबाइल में डीसी पावर सप्लाई के थ्रू किन किन प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम अपने कैमरा को सबसे पहले स्टेबल करते हैं। तो अभी हम अपने मशीन को सेट करते हैं 3.7 वोल्ट पे। ठीक है, ये 3.7 वोल्ट पे हमने मशीन को यहाँ सेट करा। ठीक है, अब आपको इसका डिस्प्ले क्लियर दिख रहा होगा कि हमारी मशीन का ये कंप्लीटली आपको स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें अपना बूट केबल कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बूट केबल है। चलिए हम अपनी बूट केबल भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारी बूट केबल है, ये वाली मैकेनिक की।
ठीक है, ये वाली बूट केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। iOS प्लस आईफोन दोनों इसमें है हमारी, ये सब सारे इसके केबल हैं। ठीक है, इस बूट केबल को हम इसकी आउटपुट में यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इसका स्क्रीन दिख रहा होगा कि हमारे डीसी पावर सप्लाई की कंप्लीटली स्क्रीन आपको दिख रहे हैं कि 3.7 वोल्ट पे ये हमारा सेट है, और ये हमारी जो है यहाँ 2 एम्पियर पे सेट है। 2 एम्पियर 3.7 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जैसे ही इसकी आप पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर सप्लाई मशीन जो है मार्केट में 5 एम्पियर में भी अवेलेबल है, 2 एम्पियर में भी अवेलेबल है। देखिए, जब ये इस तरह से शॉर्ट लगेगा आपके फोन में, अगर वीवेट लाइन की शॉर्टिंग रहेंगे, तो आप जैसे ही इसकी बूट केबल को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है ये इस तरह से सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। ये कंप्लीटली वोल्टेज आपका जो है ये 0 का 0 ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या है कि हम एक हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसकी आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगा। एक हैंडसेट हम कनेक्ट कर रहे हैं, तब आपको इसकी रीडिंग जो है समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया। देखिए, हमने एक फोन को कनेक्ट करा है इससे, आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस बूट केबल के थ्रू मैंने इस मोबाइल को कनेक्ट करा है यहाँ पे इस केबल के थ्रू। जब इसे मैंने यहाँ कनेक्ट करा तो हमारी मशीन जो है 0.1 ऑटोमेटिक जनरेट करा। ठीक है, ये देखिए हमारी कनेक्शन बने हुए हैं, ये बूट केबल के थ्रू। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्टिंग बना हुआ है। सब कुछ आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए, अब क्लियर है डिस्प्ले। ठीक है, अब ये की है, ये इसको कनेक्ट करने के बाद हमारा जो है 1 इसने ऑटोमेटिक जनरेट करा। 1 इसने ऑटोमेटिक इसलिए जनरेट करा कि इस मोबाइल में कनेक्ट होने के बाद कुछ ना कुछ तो इसकी वीवेट लाइन इस मदरबोर्ड में एंट्री हुआ है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक को ध्यान से समझिएगा एवरीवन। ठीक है, हमारा जहां तक कहना है कि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई में भी काफी लोगों को दिक्कत होता है इस्तेमाल करने में, समझ नहीं आता है। तो जैसे ही हम हैंडसेट को कनेक्ट करें तो हमारा जो है ये 0.001 एम्पियर यानी 1 एम्पियर का काफी छोटा सा हिस्सा इसने कंज्यूम करा। तो ये हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल की जो पावर ऐसी है, डीसी टू डीसी ऐसी है, ये तो थोड़ी सी वोल्टेज हमारी कंज्यूम करेंगे, तो ये 0.1 का कोई अहमियत नहीं है, ये ठीक है, इतना तक हमारा ये चलेगा। ठीक है, अब है कि सवाल नंबर 1। ठीक है, अब आप लोग नोटिस करते जाइएगा। सवाल नंबर 1 कि जैसे हम यहाँ बैटरी कनेक्टर पे बूट केबल को कनेक्ट करते हैं, आपकी एम्पियर 40, 50, 60, 70, 80 ऑटोमेटिक उठ जाता है। ऑटोमेटिक 40 से 50, 60, 70, 80 जो है ये ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो इस तरह के रीडिंग जब आपके फोन में बनते हैं, जब आप हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं बिना पावर बटन को प्रेस किए, तो आपकी जो वो प्रॉब्लम है वीपीएच लाइन और वीवेट लाइन में शॉर्टिंग को दर्शाता है और हाफ शॉर्टिंग को दर्शाता है।
ठीक है। तो क्या ध्यान देना है कि अगर 30 और 60 70 तक अगर ये ऑटोमेटिक आपकी रीडिंग जाती है, यानी कि यहाँ जो एक है, यहाँ जो एक है, यहाँ पे आपको 60 हो जाएंगे, 0 0 60 0 0 60, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारी ट्विटर को, यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो ये जो दो रीडिंग में अगर 30 40 40 50 60 अगर आ जाए ऑटोमेटिक, तो आपके हैंडसेट में जो है VPH लाइन और VWAT लाइन की वो हाफ शॉर्टिंग को दर्शाता है। ठीक है, एक। दूसरा नंबर, जैसे ही आप कनेक्ट किए पूरी की पूरी बैटरी की जो ये एम्पियर, यहाँ जो बैटरी की वोल्टेज है ये ड्रॉप होने लगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये चीज अगर हो जाए कि कनेक्ट करने के साथ ही पूरी की पूरी वोल्टेज अगर ड्रॉप होने लगे, तो ये आपकी हैंडसेट में VWAT लाइन और VPH लाइन पे फुल शॉर्टिंग को दर्शाता है, हाफ नहीं फुल शॉर्टिंग को दर्शाता है। यहाँ अगर कंप्लीटली ये 0 का 0 हो जाए तो ये आपकी कंप्लीटली फुल शॉर्टिंग को शो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने कनेक्ट करा और बिल्कुल भी कोई एम्पियर नहीं लिया। ठीक है, 1 एम्पियर ओनली लिया। ठीक है, और ऑटोमेटिक कोई एम्पियर इसने नहीं लिया। लेकिन जब आप पावर बटन को प्रेस किए, पावर बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं उसके बाद यहाँ पूरी की पूरी ये 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर को कंज्यूम करता है, 1.5 से 2 एम्पियर को ये पूरी की पूरी कंज्यूम करता है। यहाँ आपको रीडिंग आ जाएंगे 900 800 900 800 900, यानी 800 800 900, या फिर हो जाएंगे यहाँ 1500 यानी कि 1500, 1500 यानी कि 1300, 1300 1400 1500 यानी 1500, 4 डिजिट में 1500 1500 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी वो 1.5 एम्पियर को कंज्यूम कर रहा है 4 डिजिट में। तो इसका मतलब है कि जब आप पावर बटन को प्रेस किए उसके बावजूद आपकी ये जो है डायरेक्ट 1.5 एम्पियर को कंज्यूम कर रहा है, और जैसे ही पावर बटन को आप छोड़ रहे हैं तो आपका हैंडसेट क्या है, फिर वो सारे वोल्टेज को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। मींस ये जो शॉर्टिंग है आपकी, ये आपके VREG लाइन के शॉर्टिंग को दर्शाता है। ठीक है, VREG लाइन के शॉर्टिंग को दर्शाता है कि ये डायरेक्ट 1.5 एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं, 2 एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन पावर बटन दबाने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये शॉर्टिंग आपकी VREG लाइन को दर्शाता है। अब VREG लाइन नए वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि वो क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगा शुरू से आपको कि क्या होता है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसकी VREG लाइन। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4, अब चलते हैं 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 कि जब आप हैंडसेट पे पावर बटन को प्रेस करते हैं बूट केबल लगाने के बाद, ठीक है, जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं बूट केबल लगाने के बाद, तो आपकी मशीन यहाँ क्या है कि 30 तक रीडिंग जाकर के रुक जाता है, ओनली 30। ठीक है, स्टेप नंबर 5, जब 30 पे जाके आपकी रीडिंग रुक जाते हैं और वो रीडिंग छोड़ने के बाद 0 भी हो जाता है, या फिर उसी पे 25 26 27 28 29 30 यानी घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नोटिस कीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 5 कि जब आप अपने हैंडसेट पे पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी यहाँ जो इंफॉर्मेशन है वो 30 से 35 30 से 35 या 20 से 30 के बीच में ये अप डाउन हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, या फिर 0 हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो आपकी होती है आपके eMMC फेलियर, सॉफ्टवेयर डैमेज और आपका बूट पार्टीशन मिसिंग का इशू होता है। ठीक है, ये इस टाइप की जो रीडिंग आपके मशीन जो देते हैं उस तरह के रीडिंग में आपके मशीन की, आपके फोन की eMMC भी फेलियर हो सकता है, मींस खराब हो सकता है, या फिर आपके जो है फर्मवेयर भी मिसिंग हो सकते हैं, या ठीक है, और या तो उसका बूट पार्टीशन भी मिसिंग हो सकता है। तो इस तरह की जो रीडिंग्स आते हैं उसमें आपके हैंडसेट में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, तो उसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उस वक्त हैंडसेट को EDL कनेक्ट करेंगे या बूट करवाएंगे तो हैंडसेट आपका पोर्ट बनाएगा, मींस आपका पावर सेक्शन सही है, उसकी सॉफ्टवेयर सेक्शन से प्रॉब्लम है। पावर सेक्शन सही है, CPU भी सही है, उसकी ना सॉफ्टवेयर तरफ से प्रॉब्लम है, eMMC की प्रॉब्लम है। किसी ने 50 60 लिखा है तो 30 40 तक मैंने बोला, वो किसी मशीन में 10 15 वैल्यू 19 20 भी हो सकते हैं। तो 50 की जो है 60 की जो रीडिंग है वो भी आपके eMMC और सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये थे आपके मशीन की इंफॉर्मेशन।
हमारे मोबाइल को डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक करने का तरीका। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि डीसी पावर सप्लाई कोई बहुत बड़ा मशीन नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा स्कैनर मशीन नहीं है कि आपके मोबाइल को स्कैन करके प्रॉब्लम बता देगा। ये जो मशीन है, जैसे हम लोग मल्टीमीटर की रीडिंग से प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, मल्टीमीटर की वैल्यू से पकड़ते हैं, उसी तरह से आपके मोबाइल को टेस्ट करने का, चेक करने का एक जरिया होता है डीसी पावर सप्लाई मशीन। कि इस जरिया के, इस मशीन के थ्रू क्या हमारी, अगर आप बैटरी पे हैंडसेट को ऑन करते हैं, सपोज दैट बैटरी लगा के हैंडसेट को ऑन करते हैं, तो क्या मालूम कि हैंडसेट की पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका हैंडसेट कितना बैटरी लिया कि नहीं लिया, या बैटरी डाले तो क्या उसकी वोल्टेज बैटरी की ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे डीसी पावर सप्लाई मशीन से सप्लाई देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे हैंडसेट जो है वो जो भी कंज्यूम करता है वोल्टेज, या नहीं भी करता है या थोड़े बहुत करता है, उसकी कंजप्शन से हम पता कर लेते हैं कि हमारे हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, किसी ने लिखा कि 37 पे रुक जाता है और किसी से भी कनेक्ट नहीं होता है, तो सर आप अपने हैंडसेट की लावा की डीपीएम डीएम एंड डीपी लाइन को चेक कीजिए कि क्या वो यूएसबी की प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी सीपीयू से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तभी वो पोर्ट बनाएगा। ठीक है, या नहीं तो नीचे की उसकी सीसी भी चेक कीजिए। तो ये सब हमारे डीसी पावर सप्लाई के यूजफुल टिप्स थे। अब होता है कि जब हम एक हैंडसेट को ऑन करते हैं डीसी पावर सप्लाई से, ठीक है, तो हमारा जो मोबाइल है कितने सारे वोल्टेज को कंज्यूम करता है। तो जब आप किसी भी हैंडसेट की पावर सप्लाई को प्रेस करेंगे तो आपका हैंडसेट जो है 120 से जैसे ही इसकी रीडिंग्स ऊपर जाएंगी या फिर 100 जैसे ही ये पहुंचेगा आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। जैसे कि इस हैंडसेट को हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये वैल्यू कहां तक कंज्यूम कर रहा है, 111, 114, 140, मैक्सिमम 123, 126। तो 120 140 के बीच में 120 और 140 की जो कंजप्शन हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम 0 to 140, क्योंकि इतना फास्ट चलता है और इतना जल्दी रिटर्न आता है कि आपको थोड़ा फास्टली इसको देखना पड़ेगा। तो 140 से जैसे ही इसकी वेरिएशन ऊपर जाते हैं, एक्चुअली 100 से जैसे ही ऊपर जाएगा आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। बट हम इसकी पावर को सिर्फ प्रेस करके छोड़ रहे हैं, कंटिन्यू प्रेस हम नहीं कर रहे हैं। तो हम आप यहाँ को ये देखना है कि अगर आपकी हैंडसेट की सब कुछ ओके रहेगा, इसकी वैल्यू जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वो तुरंत 100 क्रॉस करने लगेगा, 100 की रीडिंग को वो तुरंत क्रॉस करने लगेंगे एम्पियर। तो वो 100 एम्पियर नहीं होते हैं, आपकी 1 एम्पियर का वो 10वां भाग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1000 हो जाएगा 1000, यहाँ 1000 होगा तभी ये 1 एम्पियर होंगे। A1000, यहाँ 3 0 और 1 यहाँ होगा तभी ये 1 एम्पियर होता है, नहीं तो वो 1 एम्पियर से कम होता है। तो यहाँ हम इसे पावर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ये हैंडसेट 140 से 120 से जैसे ही ऊपर जाएगा हैंडसेट खुलेगा। अब अभी हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है। ठीक है, हैंडसेट ऑन हो चुका, 200 की रीडिंग लिया, 300 की लिया, 400 की अब ये रीडिंग ले रहा है, अब ये 600 की लिया, फिर इसने 800 की रीडिंग लिया मैक्सिमम। अब देखिए ये मैक्सिमम 850 900 तक की रीडिंग पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे देखिए 900 पे चला गया था। गौर कीजिएगा इस चीज को कि कितना तक ये गया मैक्सिमम, 800, ठीक है, 840 48 यानी 900, देखिए 900 पे चला गया था। ठीक है, 9 950 पे ये चला गया था, 900 पे। तो मैक्सिमम रीडिंग इसने 900 तक दिया, यानी 1 एम्पियर के करीब इसने कंज्यूम करा कंप्लीट हैंडसेट को ऑन होने में। जैसे जैसे इसकी, जैसे देखिए आपकी हैंडसेट जब फर्स्ट बूटिंग करता है तो वो 300 400 की एम्पियर लेते हैं, जैसे ही वो डिस्प्ले की लाइट को जला देगा फिर वो 500 600 के करीब जाएगा। जैसे ही कंप्लीटली ओएस मेन्यू आने पे रहेंगे तैसे तैसे ये आपकी एम्पियर को बढ़ाता चलेगा, और जैसे कंप्लीटली मोबाइल खुल जाएगा तो ये आपको 400 500 पे आके
रुक जाएंगे, और जैसे फिर आपकी लाइट बंद होगा, हैंडसेट स्लीप मोड में जाएंगे, उस तरह से आपके एम्पियर को धीरे धीरे ये रिलीज करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, और फिर पुनः ये आपको 10 से 12 15 पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी हैंडसेट को समझने के लिए आप अगर नया डीसी पावर सप्लाई मशीन खरीदते हैं, नई डीसी पावर सप्लाई मशीन आप परचेज करते हैं, तो आप उस पे पहले अच्छे 2-4 फोन को कनेक्ट करके उसकी एक वैल्यू को नोटिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास कोई पुरानी फोन आती है, फिर तब आप उसकी वेरिएशन को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि हर एक मशीन का जो रीडिंग होता है वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो अभी देखिए ये रिटर्न पे आ गया हमारा 30 पे। ठीक है, 30 पे ये हमारे 15 16 20 पे आ जाएंगे, यानी कि अब हमारा हैंडसेट स्लीप मोड में जा चुका है, यानी हैंडसेट ऑन होकर के अब ये डिस्प्ले की लाइट वगैरह बंद हो चुके हैं और हैंडसेट जो है ये स्लीप मोड में जा चुका है। देखिए 15 16 पे आ गया, देखिए 14 पे आ गया, 15 पे आ गया, यानी हमारी हैंडसेट की जो पावर सेविंग मोड में चले गए, यानी कि ये जो बाकी की वोल्टेज थी ये बनाना बंद कर दिया है, सिर्फ हमारे ये सीपीयू को सप्लाई दे रहा है और ईएमसी को सप्लाई दे रहा है, बाद बाकी की सेक्शन की सप्लाई ये जो है अभी बंद कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अभी ना टच का जरूरत है, ना रिंगर का है, ना वॉल्यूम का है, नेटवर्क की, नेटवर्क सिम लगे रहेंगे तो थोड़ा सा और ये कंजप्शन करेगा, सिम नहीं है तो ये थोड़ा और जो है वोल्टेज को रिलीज कर रहा है, तो मैक्सिमम ये 14 15 पे आके रुक जाते हैं। देखिए 12 13 पे आ गया है। तो इस तरह से हमारे फोन की एक कंप्लीट रीडिंग जो है ये डीसी पावर सप्लाई मशीन के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, जीरो से 30 देन पावर छोड़ने पे जीरो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपके ईएमसी और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसे आप पीसी से कनेक्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा साउंड क्लियर नहीं है, हमारा साउंड तो क्लियर है। चलिए इसके बाद है हमारी अगली टॉपिक है सॉफ्ट किलर मशीन, कि सॉफ्ट किलर मशीन का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बाद सॉफ्ट किलर मशीन पे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सॉफ्ट किलर मशीन, अभी जो हमारे साथ के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हमारा 30 एम्पियर का सॉफ्ट किलर मशीन है। ठीक है, अब इसकी इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं सॉफ्ट किलर मशीन। ठीक है, तो सॉफ्ट किलर मशीन में भी 2 प्रोब रहते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रोब है, एक प्लस है एक माइनस है, वो मैंने लगा दिया। ये हमारी 30 एम्पियर की मशीन है, मार्केट में ये 20 एम्पियर पे भी मिलता है। मार्केट में ये 20 एम्पियर में भी अवेलेबल है और 30 एम्पियर में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों जो मशीन है 20 एम्पियर की और 30 एम्पियर की, दोनों में सिर्फ एम्पियर के फर्क होते हैं। 20 एम्पियर की भी अगर आप मशीन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी शॉर्टिंग रिमूव होता है। ठीक है, तो अब है कि इस मशीन का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट किलर के मशीन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके हैंडसेट में अगर वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, अगर आपके हैंडसेट में वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग है और वीबैक लाइन की शॉर्टिंग है, तो आप उसके जगह पे जो है आप नॉर्मल भी शॉर्ट किलर बना लेते हैं बैटरी से, उसकी कीट को रिमूव करके सेल पे से वोल्टेज निकाल लेते हैं और उस सेल की वोल्टेज को सेल बैटरी, किसी भी बैटरी से उसकी पावर पीक को निकाल करके उसके सेल से जो आप वोल्टेज निकाल लेते हैं, उस वोल्टेज से भी आप अपने हैंडसेट की शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं। लेकिन वहां की जो वोल्टेज होते हैं वो 3.7 वोल्ट और 4 वोल्ट तक का वो मैक्सिमम वोल्टेज को आउटपुट करता है। तो एक बात मुझे आप बताइए कि अगर आपकी वीबैक लाइन की शॉर्टिंग है तो आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, और अगर वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग है, ठीक है, सेल में 2 एम्पियर होता है, बैटरी में 2 एम्पियर होते हैं,
तो आपकी अगर बीपीएच लाइन और वीवेट लाइन में प्रॉब्लम थी तो आपने बैटरी से उसे रिमूव कर लिया। लेकिन अगर आपके मोबाइल में वीआरजी लाइन की शॉर्टिंग है, 1.0 वोल्ट लाइन की शॉर्टिंग है, या 0.8 वोल्ट लाइन की शॉर्टिंग है, या 1.2 वोल्ट लाइन की शॉर्टिंग है वीआरजी लाइन की, जो एल कॉइल होते हैं, ठीक है, L5 L6 कॉइल के जो 1.8 होते हैं, 2.8 होते हैं, तो वहां की शॉर्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे अगर आप बैटरी डालेंगे तो आपका तो सीपीयू ऐसे ही खल्लास हो जाएगा, ईएमएमसी खल्लास हो जाएगा, पावर खल्लास हो जाएंगे। तो वहां पे जो हम लोग शॉर्टिंग रिमूव करते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट किलर से ही शॉर्टिंग रिमूव होगा। अदर वन दूसरी चीज अगर आप वहां कनेक्ट करेंगे तो आपका जो आईसी, जो भी अच्छे आईसी थे, वो भी खराब हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां 1 वोल्ट की लाइन पे आपने 4 वोल्ट डाल दिया, तो अच्छे भी प्रोडक्ट आपके डैमेज हो जाएंगे। तो वहां हमें इस्तेमाल होता है शॉर्ट किलर का। तो शॉर्ट किलर का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं, इस चीज को समझिए। अगर आपकी वीवेट लाइन में शॉर्टिंग है, वीवेट लाइन हमारा 3.7 वोल्ट का लाइन होता है, वीपीएच लाइन हमारा 3.7 वोल्ट का लाइन होता है, तो वहां पे शॉर्ट किलर से 3.7 वोल्ट नहीं देना है, क्योंकि इसमें 3.7 वोल्ट पे इसके 30 एम्पियर इनेबल हो जाते हैं। 30 एम्पियर दीजिएगा मोबाइल को तो आपकी मोबाइल की शॉर्टिंग तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर शॉर्टिंग जाने के बाद अगर उसमें थोड़ी सी भी वोल्टेज ज्यादा देरी रह गया तो आपका पावर ऐसे खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट किलर को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ी सी भी इस पे लापरवाही करेंगे तो हमारा हैंडसेट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम लोग अगर वीवेट लाइन या वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग को रिमूव करेंगे, इसकी वोल्टेज को मात्र 2.5 वोल्ट पे सेट करेंगे, ठीक है, मात्र 2.5 वोल्ट पे सेट कीजिए, और आप अपने हैंडसेट की वीवेट की लाइन, वीपीएस की लाइन की शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि 2.5 वोल्ट पे शॉर्टिंग निकाल देगा, तो देखिए 2.5 वोल्ट पे ये शॉर्टिंग आपका 100% निकालेगा। और ये क्यों निकालेगा, तो 2.5 वोल्ट पे इसमें कितना जबरदस्त एम्पियर रहता है आप देख सकते हैं, यहां देखिए, ठीक है, देखिए 2.5 वोल्ट में ही इसमें कितना जबरदस्त एम्पियर होता है आप देख सकते हैं, एकदम तगड़ा एम्पियर होता है इसमें, कि 2.5 वोल्ट भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बोर्ड है उसकी शॉर्टिंग ये आराम से रिमूव करेगा बिना कोई परेशानी का। तो सिंपल सा फंडा है कि 2.5 वोल्ट पे ही आपको इसको वीवेट लाइन की शॉर्टिंग निकालना है और वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग निकालना है। उसके बाद बात रही आपकी वीआरजी लाइन की, तो वीआरजी लाइन के लिए हम बता रहे हैं ठीक है। यहां देखिए ये हमारा वीआरजी कॉइल है, ये सब जिससे पब कॉइल के भी नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी लाइन में आपका शॉर्टिंग है, ये सब किसी भी लाइन में अगर आपकी शॉर्टिंग है, तो इस लाइन को अगर आपको शॉर्टिंग रिमूव करने हैं, अगर सपोज दैट कि यहाँ एक कॉइल लगा हुआ था, सपोज दैट इस कॉइल में शॉर्टिंग है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ इस कॉइल में शॉर्टिंग है। अब ये कॉइल की वोल्टेज कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं, ठीक है, एकदम गौर से समझिएगा कि इसकी वोल्टेज कहाँ जा रही है हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे मालूम कीजिए कि इसकी सप्लाई जाते कहाँ है, ठीक है, इसकी सप्लाई कहाँ जाता है। तो सबसे पहले स्कीमेटिक्स की मदद से आप इसे डिफाइन कीजिए कि इसकी सप्लाई जाते कहाँ है।
कि आपको लग रहा है कि इसकी सप्लाई सीपीयू या एमएमसी में जाता है, ठीक है, इसकी सप्लाई सीपीयू या एमएमसी में जाते हैं और यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्योंकि स्कीमेटिक्स में ही पता चलेगा कि इसकी लाइन में कितने कैपेसिटर हैं और वो कैपेसिटर मदरबोर्ड के किन किन हिस्सा में है, ठीक है। अगर ये लाइन सीपीयू में जा रहे हैं, ये 1.0 वोल्ट की लाइन है या 1.8 वोल्ट की लाइन है, तो इसकी जो सप्लाई आपके सीपीयू में जो जा रहा है उसमें ये सब कैपेसिटर इसकी लाइन में लगा हुआ है या फिर ये सब सारी कैपेसिटर इसकी सप्लाई के लाइन में लगा हुआ है। आपको स्कीमेटिक से ही पता चलेगा कि इसके लाइन में कितने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं इस लाइन में, ठीक है, इसकी लाइन में। और आपने देखा कि इसकी लाइन में ये सब सारी कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो इन सभी कैपेसिटर पे आप रोजिन अप्लाई करके, इन सभी कैपेसिटर पे रोजिन अप्लाई करके और यहाँ पे आप शॉर्ट किलर अप्लाई करें। तो शॉर्ट किलर यहाँ कैसे अप्लाई करना है इस चीज को समझिए। तो यहाँ जब आप इस कॉइल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, जिस तरह से कि यहाँ रिमूव किया हुआ है, यहाँ आप सबसे पहले उस कॉइल को रिमूव कीजिए जिस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है। और जब आप इस कॉइल को रिमूव कर देंगे तो इसका 2 पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट आईसी के तरफ, एक पॉइंट इधर हमारा सीपीयू के तरफ, यानी कि पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारा यहाँ पावर के तरफ जा रहा है, पॉइंट बी हमारे यहाँ सीपीयू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फिर यहाँ दोबारा मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किधर है। तो अगर आपको इधर शॉर्टिंग मिल जाता है एक पॉइंट की तरफ तो आपका यहाँ पावर खराब है, और अगर इधर शॉर्टिंग मिलता है तो आपको यहाँ कंपोनेंट में भी हो सकते हैं प्रॉब्लम या फिर सीपीयू में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोजिन अप्लाई कीजिए और यहाँ पे अगर आपकी 1.0 वोल्ट की लाइन है तो अपने मशीन को 0.7 वोल्ट पे फिक्स कीजिए, यहां से अपनी मशीन को 0.7 पे फिक्स कीजिए। चलिए 0.6 पे ही हम लेते हैं, ठीक है, मात्र 0.6 पे मैंने दिया और ये हमारी 1.0 वोल्ट की ये लाइन है। ठीक है, छोटे कैमरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ शॉर्ट किलर का स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या है कि इस कॉइल पे अब हम 0.6 वोल्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। और किस तरह से अप्लाई करना है, तो एकदम फास्टली करना है। फास्टली करने का मतलब है कि इसके 2 प्रोब हैं, एक देखिए एक में चूटा लगा हुआ है, यहाँ देखिए इसकी 2 प्रोब है, एक प्रोब में इसके यहाँ चूटा लगे रहते हैं और एक प्रोब में यहाँ पतली सी नोकीली नोक रहते हैं। तो इसे मदरबोर्ड में एक तरफ हम ग्राउंड कर देंगे, एक एरिया में इसे हम फिक्स कर देंगे और हम पॉजिटिव एरिया से यहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए, जैसे कि यहाँ हमें रिमूव करना है, यहाँ पे देना है 2 सेकेंड के लिए और हटा लेना है, यहाँ पे देना है 2 सेकेंड के लिए और हटा लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ कोई भी मेल्टिंग नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मेल्टिंग नहीं हो रहा है, फिर अब आप आ जाइए उसकी सीपीयू पे यूवी मास्किंग कर दीजिए, सीपीयू पे भी यूवी मास्किंग कर दीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए दीजिए, या नहीं तो एक साथ कंपोनेंट और सीपीयू दोनों पे यूवी मास्किंग कर दीजिए। जहां भी होगा वहां दिख जाएगा, चाहे कंपोनेंट में हो या फिर हमारा यहाँ सीपीयू पे हो, क्योंकि ये लाइन तो सीपीयू में जा रहा है। और दूसरी बात कि आपने सीपीयू पे भी किया, कंपोनेंट पे भी किया, बट शॉर्टिंग कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं से कोई शॉर्टिंग अगर आपको नहीं निकला, ना सीपीयू से निकला ना ही कंपोनेंट से निकला, तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी शॉर्टिंग जो होते हैं आपके सीपीयू के बॉल से होता है कि जब हैंडसेट गिरते हैं उसकी जब 2 बॉल आपस में टच कर जाएगी तो वहां आपका शॉर्टिंग इतना हैवी हो जाएगा कि वो शॉर्टिंग आपको शॉर्ट किलर से नहीं निकलेगा, फिर आपको सीपीयू रिमूव करने होते हैं। क्योंकि अगर वहां जबरदस्ती ज्यादा आप 2-3 वोल्ट डाल देंगे तो आपका सीपीयू अच्छा भी होगा तो खराब हो जाएगा। तो उस वक्त आपको सीपीयू रिमूव करके चेक करना है। और ऐसा नहीं है कि ये 1.6 या 5 वोल्ट पे इस पे एम्पियर नहीं रहते हैं, देखिए फिर भी इसमें कितना एम्पियर आपको रहता है। यहाँ देखिए चिंगारी इसकी देखिए, ठीक है। तो स्पार्किंग देखिए अभी भी इसका मस्त है,
क्योंकि 0.6 वोल्ट पे भी इसकी स्पार्किंग जो है वो ताकतवर होते हैं, यानी कि 0.6 वोल्ट पे भी ये समथिंग 6 एम्पियर 7 एम्पियर का आपका स्पार्किंग देता है। और अगर आप इसको 2.5 वोल्ट पे सेट करते हैं तो ये कम से कम 20 से 25 एम्पियर का स्पार्किंग देता है। देखिए, प्रिंट स्पार्किंग से डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे लंबी समय तक शॉर्ट करके रखेंगे तो प्रिंट डैमेज होगा, नहीं तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका है शॉर्ट किलर को अप्लाई करने का आपके सर्किट में कि जहां पे जो वोल्टेज की लाइन है उस वोल्टेज की लाइन में उतनी ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे जितनी वोल्टेज की हमारी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा देंगे तो हमारा आईसी खराब हो जाएगा। शॉर्ट किलर जो होता है काफी हैवी एंड तगड़ा आउटपुट देता है, तो इसे इस्तेमाल जो करें तो एकदम समझदारी से करें एवं लो वोल्टेज पे ही इस्तेमाल। हाँ, नहीं निकला तो 1 या 2 वोल्टेज बढ़ा दीजिए, बट पूरी की पूरी वोल्टेज कभी मत डालिएगा, कम वोल्टेज पे ही चेक कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो चलिए, अब टाइम तो काफी ज्यादा हो चुका है, फिर भी समथिंग जो है 1.5-2 घंटे क्लास चले हैं, तो चलिए अब थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं। और सवाल काफी कम ही ले पाएंगे क्योंकि समय आज ज्यादा नहीं है, 6 बज चुका है। हाँ सर, क्लास आना है क्या? जी बताइए, शिरीष चंद्र जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, नमस्ते। जी जी, नमस्कार नमस्कार। ये सब बोल रहा था, तो मेरा आज फास्ट ये है, डेमो क्लास ले रहा हूँ। ये समझ में आया मेरे को सब कुछ। और ये बोल रहा था सर, हम ये ट्रेनिंग के बाद में हमको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी जी, बिल्कुल मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे सर। हाँ। ओके। और सर ये जी जी, श्री चंद्र जी अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी जी। हाँ सर, ये बोल रहा था, ये हर दिन कितना कितना टाइम से कितना टाइम क्लास होगा? ये हर दिन सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे की क्लास चलता है, डेली 4 घंटे का क्लास चलता है। ठीक 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 है सर। चलिए, आदित्य मोबाइल बताइए। आदित्य मोबाइल जी बताइए। चलिए, नहीं है। वैभव जी बताइए। जी वैभव जी बताइए। जी वैभव जी, सुन पा रहे हैं? ओके, मुकेश जी बताइए। मुकेश जी बताइए। हेलो सर। जी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर जी। ये समझ में तो आया सर, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आया, अच्छा भी लगा सर, आपकी क्लास बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर ये। अरे एकदम समझ में आएगा मुकेश जी। आप नए अभी हैं क्या इस बैच में? नहीं सर, नहीं, मैं नया तो नहीं हूँ, 4 साल से हूँ इस काम में। अभी ये ओके। मैं दिल्ली वाले AK इन्फो से मैं ट्रेनिंग में लेके आया हूँ, जाके वहाँ क्लास करके आया हूँ। फिर उतना ओके। मज़ा नहीं आया सर, जैसे आपके मैंने जो अभी देखा ना सर, वहाँ कोर्स करके आया हूँ मैं वही सर, तो, 1.5 आज तो महीने। आपने हमारी पहली क्लास ज्वाइन करी है, वो भी आपने बीच से ज्वाइन करा। सर शुरुआती मेरे पास सिलेबस में का। इतने 1.5 मोबाइल पड़े हैं रिपेयर वाले, अभी मैं आपको ग्रुप मैसेज डालूंगा तब मेरा सॉल्व करना सर आप। ओके ओके, जरूर हम देखेंगे सर, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके। ओके। चलिए, और ये सैदिकुल इमाम जी, इस्लाम जी। चलिए, दीपक राणा जी बताइए।
दीपक राणा जी बताइए। हेलो जी जी सर, अभी मेरे पास एक वीवो का Y81 आया था। जी जी सर आपने बताया था कि अगर पावर प्रेस करने में 20 से 35 तक रीडिंग ले, उसके बाद छोड़ने पर 0 हो जाए तो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है सर। हम्म। तो सर मैंने मैंने तो वैसे चेक ही नहीं किया था कि 20 से 25 दे रहा था रीडिंग ये फोन। मैंने उसको ओपन कर दिया था, उसकी जाली वाली उतार दी थी मैंने सर। और फिर ओके मैंने सर इसके पावर आईसी के पास चेक किया था, तो उसके जो वो कॉइल लगी होती हैं, तो एक में 70-80 रीडिंग आ रही थी सबसे कम। जिस पर आ रही थी वो मैंने कॉइल निकाल के दोबारा लगाई तो फोन ऑन हो गया सर, पूरी रीडिंग लेने लग गया। फोन ऑन हो गया। हाँ जी सर। जी, तो वो कॉइल्स की सप्लाई जो है आपके ईएमएमसी को जा रहा होगा, जिससे आपकी ईएमएमसी जो है कनेक्टिविटी लॉस हो रहे होंगे, तो आपकी हैंडसेट ऑन होने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्योंकि ये जो हमारे 30 से 40-50 की जो रीडिंग होती है वो हमारे ईएमएमसी कनेक्टिविटी, ईएमएमसी फेलियर, सॉफ्टवेयर बूट कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग, ये सभी चीज को दर्शाता है। ठीक है सर मैंने बिट मैप पे देखा था ना, उसकी लाइन सीपीयू में जा रही थी सर ये। जी जी, तो कोई तो दिक्कत नहीं है, यानी कि हैंडसेट आपका बूटिंग नहीं हो पा रहा था, बूट नहीं कर पा रहे थे, कंप्लीटली प्रोसेस उसकी जो है तो वैलिड उसी का नहीं हो लॉजिक समझ रहा था मैं क्या है। सर आपकी बात सुन के मैंने इसको कॉइल निकाल के रखी थी, तो एक साइड से रीडिंग कम आ रही थी, तो दूसरी साइड से ओके 300 की रीडिंग आ रही थी। तो मैंने कॉइल फिर मैंने सर आपकी बात सुन के मैंने कॉइल दोबारा लगा दी। कॉइल लगाते ही दोबारा से लगा के मैं डीसी मशीन पे कनेक्ट करके चेक करा था, तो फोन ऑन होने लग गया। ओके, जी सर। चलिए ठीक है, ओके इस सर। तरह से बने रहिए, उम्मीद है कि मैं आपकी पूरी कोशिश करूं। ओके, चलिए दीपक राणा जी, और ये इसका फर्क जी बताइए। हाँ सर, ये शॉर्टिंग हटाने के लिए जो सर हीट नहीं होने से थर्मल कैमरा का जो यूज करते हैं सर, उसको भी दिखने से अच्छा होता है। देखिए, शॉर्टिंग के लिए थर्मल कैमरा भी इस्तेमाल किया जाता है, और थर्मल कैमरा में है क्या इसका फर्क जी आपको भी मालूम होगा कि वो थोड़े से एक्सपेंस है, यानी कि 40-50 हजार से कम की वो कैमरे मार्केट में नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो इसीलिए सॉफ्ट फिलर क्या है कि 4000 की चीज है, तो 4000 में हमारा काम हो जाता है। लेकिन थर्मल कैमरा भी बेस्ट चीज है, लेकिन वो हमारे एक एडवांस टूल हो गए, काफी एडवांस टूल हो गए। थर्मल कैमरा है, उसके बाद आपको ऑसिलोस्कोप मशीन है, ये सब चीज जो है काफी एडवांस है। उसके बाद आपको एसएमडी रिवर्स स्टेशन मशीन है जो कि रिवॉल्विंग की है। तो टूल्स की कमी नहीं है, बट हम लोग देखते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमारा अच्छा सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, हाँ सर, मेरा दूसरा जो कोई एक क्वेश्चन है सर। मेरे पास ये ओप्पो A30 में आया है सर, तो उसको जब मैं ऑन करता हूँ तो थोड़ी देर तक रहता है सर, फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा सर? बैटरी भी ओके है सर, दूसरा बैटरी लगा के देखा, फिर ओके, आपका पावर की भी सेंस करके देखा सर। पावर ऐसे भी आपने चेंज किया फिर भी वो 10 मिनट में रीस्टार्ट हो जाता है। हाँ सर। ओके, देखिए 10 मिनट में रीस्टार्ट होने की वजह, जहां तक उसमें आपने नई सॉफ्टवेयर डाल के देखा आपने? हाँ सर, फ्लैशिंग करके देखा तो फ्लैशिंग में तो सर पूरा फ्लैश ले लेता है मोबाइल, तो वही प्रॉब्लम है। पहले अच्छा, सर फ्लैशिंग करके देखा पावर ऐसी चेंज करने से पहले सर। ओके, चलिए ठीक है। आप एक चीज बताइए, जब हैंडसेट को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसी जो है ओवरहीट हो रहा है या फिर ज्यादा गर्म हो रहा है? जैसे सर इसका पावर मैनेजमेंट के बगल में सर कॉइल तो हीट हीट हो रहा है सर। मेरे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो सर मालूम नहीं हो रहा है सर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो कॉइल का। जी, तो वही चीज होता है कि ये चीज थोड़ा गौर कीजिए। अगर कोई भी चीज अगर ज्यादा हीट हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो लाइन ज्यादा कहाँ है, और उस लाइन में जाने के बाद देखिए कि उस लाइन की वैल्यू क्या है, जीआर वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू अगर 30 से यानी कि 50 से जैसे नीचे चला जाता है, उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग हो जाता है, और उस शॉर्टिंग की वजह से आपके आईसी पे लोड आता है, और लोड आने की वजह से फोन ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और वो हीट होने के बाद बंद हो जाता है। तो इसका एक बार जीआर वैल्यू चेक कीजिए सभी क्वाइल्स का, और उसके क्वाइल के आसपास लगे कैपेसिटर का। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने हैंड राइज किया, और हमारे अगले क्लास के भी टाइम हो चुके हैं। ठीक है हेलो सर। हेलो जी सर। जी जी आज आज सर हम लोग का पुराना बैच का क्लास खत्म हो गया क्या सर आज से? जी, पुराना बैच का जो है ये डीसी पावर सप्लाई मशीन और शॉर्ट फिलर था लास्ट एक टॉपिक, और ये आपके क्लियर हो गए। और रही बात, तो सर जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर आपकी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप वो क्लास फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर में जो भी ये क्लास चलेंगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है सर।
थैंक यू। ओके, तो चलिए दोस्तों, काफी लोग हैं और सवाल बहुत ज्यादा है, तो माफी चाहेंगे जिनका सवाल रह गया है, तो कल हम लेते हैं बाकी लोगों का सवाल, क्योंकि अगर हम सभी का सवाल अभी लेने लगे तो आप लोग मेरे ख्याल से 10 40 से 45 बंदे हैं जो हाथ खड़े कर रखे हैं अभी, तो 1-2 घंटे हमें यही लग जाएगा। अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तो माफी चाहेंगे दोस्तों जिनका सवाल रह गया है, कल फिर से सुनेंगे, ठीक है। तो एवरीवन हैव ए नाइस डे, और कोरोना से थोड़ा बच के रहिए।